गाइस, कैसे आप सभी लोग। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो हमारे माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता होगा कि आज हमारे जो चैनल है, हम चैनल पे आए हैं विवेक प्रोग्रेसिव क्लासेज। आप देख सकते हैं कि विवेक प्रोग्रेसिव क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट को मोस्ट वेलकम किया जाता है। तो इसके साथ आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी विद सोनू सर। तो सबसे पहले माय नेम इज सोनू कुमार, आई लिव फ्रॉम इन संझौली। तो चलिए हम आपको आज हम लेकर चलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी किसे कहते हैं और बायोलॉजी का मतलब होता क्या है, आइए हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए, तो हम सबसे पहले और बात कर लें यहाँ पे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। कलम लेना है। ये आप देख सकते हैं कि जीव विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी, BIOLOGY, बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे तो बायोलॉजी किसे कहेंगे, जीव विज्ञान किसे कहेंगे। देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। उसे बायोलॉजी कहते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे वो हमारा जीव विज्ञान कहलाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आपको जीव विज्ञान के बारे में बता दिए और जीव विज्ञान का जनक कौन होता है, जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि अगर आपके पिता का कोई ना कोई नाम होगा, ठीक उसी प्रकार से जीव विज्ञान के पिताजी होंगे, जीव विज्ञान के जनक होंगे। तो इसके जो जनक होते हैं अरस्तु होते हैं। और आपसे कोई पूछे कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को ही कहा जाता है। अब बात है यहाँ पे बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है। तो बायोलॉजी को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका जियोलॉजी और दूसरा होता है बॉटनी। एक को बोलते हैं जंतु विज्ञान और एक को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। तो ये हमारा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन था। आइए हम अपने चलते हैं जो सिलेबस है उसकी ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है हमारे विवेक प्रोग्रेसिव क्लासेज, ये हमारा चैनल है। और आप हमारे यूट्यूब पे हैं, नए हैं तो हमारे यूट्यूब पे जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए, तो हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है, इस पर हम बात कर लेते हैं। जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत में रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। इसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट इसमें लिखल है, मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारेंगे हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से हमने वादा किया है, खुद से हमने वादा किया है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आइए आज हम बात करने वाले जीव विज्ञान का जो आपका चैप्टर 1 है, यानी जो हमारा जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में काची काची पढ़ना है, इसके बारे में हम आइए बात करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले, देखिए यहाँ पे जो अध्याय 6 यानी जो जैव प्रक्रम लिखल है, तो जैव प्रक्रम ये आपका NCERT में आता है। NCERT का NCERT जो है ये आपका बुक है। तो सबसे पहले जो आप भारतीय भवन का बुक पढ़िएगा तो भारतीय भवन के चैप्टर 1 में आपको पढ़ना है जैव प्रक्रम, यानी जैव प्रक्रम हम किसे कहते हैं। देखिए, इसमें आपको बताया गया है कि इस पीडीएफ में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया गया। इसमें टोटल आपका हम 70 पेज देने वाले हैं। कितना पीडीएफ में हम आपको 70 पेज देंगे। इसमें आपको काची काची मिलेगा, इसके बारे में देख लीजिए। तो सबसे पहले NCERT पाठ्य पुस्तक के अध्याय का आपको संपूर्ण रूप से विस्तृत नोट्स भी दिया जाएगा। और इसके साथ साथ NCERT पाठ्य पुस्तकों के बीच प्रश्नों का समाधान
और यहाँ पे देखिए आपको हम थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं सभी तथ्यों के चित्र के साथ आपको वर्णन भी दिखाएंगे और महत्वपूर्ण शब्दों का इसमें वर्णन भी दिखाएगा। तो चलिए जो भी हम टाइम ले लिए आप लोगों से, अब हम टाइम नहीं लेते हैं, टाइम को न लेते हुए हम वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ आप बने रहिए और हमारे वीडियो को आप भगाकर न देखिए ताकि आप लोगों को न समझ में आएगा। तो चलिए आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। देखिए तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें जय प्रक्रम का, तो जय प्रक्रम कहते किसे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे जय प्रक्रम है, जय प्रक्रम किसे कहते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा इसको कलर ले लेते हैं। देखिए जय प्रक्रम उसे कहते हैं शरीर की वे सभी क्रियाएं, शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती है और सम्मिलित रूप से, सम्मिलित का मतलब जो शामिल होता है, उसे अनुरक्षण का कार्य करते उसे जय प्रक्रम कह सकते हैं। या दूसरे भाषा में आप इसको बता सकते हैं वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो आपका क्या कहलाते हैं, तो जय प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जय प्रक्रम समझ में आ गया होगा। आइए हम अगले टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जय प्रक्रम के बारे में क्या चीज दिया है। अब देखिए जय प्रक्रम के अंतर्गत आप निम्नलिखित प्रक्रम जो हम इस अध्याय में पढ़ना है जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं, जय प्रक्रम कहलाते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना क्या है, पोषण पढ़ना है, श्वसन पढ़ना है, वहन पढ़ना है और उत्सर्जन पढ़ना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम सबसे पहले पोषण क्या है या पोषण किसे कहते हैं, आपसे एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। पोषण किसे कहते हैं और पोषण क्या है। तो आइए हम देखते हैं पोषण किसे कहते हैं। देखिए पोषण क्या है, तो यहाँ पे आपको हम बताते हैं। यहाँ थोड़ा रात का समय है इसलिए थोड़ा ये मच्छर और माछी भून भून कर दे तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो आप लोगों के देखिए यहाँ पे देखिए पोषण किसे कहते हैं। पोषण क्या है, आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। पोषण वह प्रक्रिया है, पोषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्राणी अपने शरीर के टूटे फूटे एवं अनुरक्षण के लिए ऊर्जा को प्राप्त करता है, साथ ही साथ अंगों तथा शरीर की वृद्धि एवं उनके पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, वो पोषण कहलाता है। या आप सीधी सी बात में बता सकते हैं पोषण वह विधि है, पोषण वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, उनका उपयोग करता है, कौमा व पोषण कहलाता है, कौमा व पोषण कहलाता है। सिंपल सी भाषा में आप बता सकते हैं कि पोषण वह विधि है जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, वो क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो हम आपसे उम्मीद करते होंगे कि आपको पोषण समझ में आ गया होगा, पोषण कहते किसे हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक पे कि पोषण कितने प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पे जो आपका पोषण होता है, ये पोषण आपका मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पोषण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। अब कहिएगा कौन कौन सा पोषण होता है, तो यहाँ पे आप देखिए जो आपका पहला पोषण होता है ये आपका स्व पोषण होता है। दूसरा जो पोषण होता है विषम पोषी पोषण होता है, यानी आप स्व पोषण और पर पोषण भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पोषण को वर्गीकरण अगर हम करेंगे तो इस प्रकार से हम करके देख सकते हैं। जो आपका पोषण है तो पोषण कितने भागों में बटा, 2 भागों में। कौन कौन, स्वपोषी पोषण और दूसरा विषम पोषी पोषण। पहला होता है आपका स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है विषम पोषी पोषण।
स्व पोषी पोषक का कोई भाग नहीं होता है, बल्कि विषम जो पोषी पोषक होता है इसका 3 भाग होता है। आप कहिएगा 3 भाग कौन कौन सा होता है? पहला मृत जीवी पोषक, दूसरा परजीवी पोषक, और तीसरा होता है आपका प्राणिसम जीवी पोषक या प्राणिसम भोजी पोषक, इसको आप बता सकते हैं। ठीक है, तो पोषक आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, पोषक किस प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, 5। यहाँ से जो भी आपका ऑप्शन देगा तो आपका राइट आंसर होगा पोषक 2 प्रकार के होते हैं। अब जो विषम पोषी पोषक है ये आपके कितने प्रकार के होते हैं? विषम पोषी पोषक ये आपका मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कहिए कौन कौन? यहाँ पे आप देखिए मृत जीवी पोषक, परजीवी पोषक और जो तीसरा होता है प्राणिसम पोषी पोषक होता है। तो चलिए आप लोगों को ये भी समझ में आ गया। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक में क्या बोला है देखिए, थोड़ा सा हम लोग नाइट में वीडियो बना रहे हैं जिसके कारण बस इसमें माछी और मच्छर गुनगुन आ रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग को डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम लोग इसको सुधार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपसे फिर पूछा जाएगा कि स्वपोषी पोषक और विषम पोषी पोषक में अंतर को लिखिए। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वपोषी पोषक और विषम पोषी पोषक का अंतर को लिखिए। देखिए स्वपोषी पोषक किसे कहेंगे और विषम पोषी पोषक किसे कहेंगे, ये हमारा पहला अंतर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसा पोषक जिसमें स्वपोषित जीव बाहर से लिए गए पदार्थों को कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग करते हुए उन्हें ऊर्जा के स्रोत के रूप में संचित कर लेते हैं, वह आपका स्वपोषी पोषण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हम बात करेंगे जो इसका पादप होता है, ये आपका जो पादप है ये आपका स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखिए विषम पोषी पोषण किसे कहेंगे? ऐसा पोषक जिसमें आहार या भोजन के लिए पदार्थों या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे विषम पोषी अथवा परपोषी पोषक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें जो जू होता है और जो मानव होता है ये आपका विषम पोषी पोषक के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहाँ पे फिर आपसे भी पूछेगा कि जो विषम पोषी पोषक होता है, विषम पोषी पोषक मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं। भाई साहब आप लोग क्या जानते हैं? जो विषम पोषी पोषक होता है जानते हैं कितने प्रकार का होता है? नहीं जानते हैं ना, तो जान लीजिए। यहाँ पे जो होता है ना ये आपका 3 प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अब तो ये कौन कौन होता है बता दें क्या? देखिए आपको बताते हैं। पहला जो होता है प्राणिसम भोजी पोषक, दूसरा जो होता है मृत जीवी पोषक और तीसरा जो होता है परजीवी पोषक होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियां आपसे कोई अगर पूछे कि विषम पोषी पोषक कितने प्रकार के होते हैं तो आपको बताना है कि विषम पोषी जो पोषक होता है मात्र 3 प्रकार का होता है। तो ये कौन कौन? प्राणिसम पोषी पोषक, मृत जीवी पोषक और तीसरा होता है परजीवी पोषक। अब देखिए माछी बढ़ गई जिसके कारण हम लोग को थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा गुस्साइएगा मत, हमारे साथ बनल रहिएगा तो आपको सीखिएगा, नहीं बनल रहिएगा तो नहीं सीख पाइएगा। अब यहाँ पे देखिए आगे हम बात करने वाले हैं प्राणिसम पोषी पोषक किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंत ग्रहण करते हैं। इसमें जो जीव है ये संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंत ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, उसे हम प्राणिसम पोषक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बात करें जो आपका अमीबा होता है, अमीबा, और इसमें जो एक आएगा मानव, अमीबा और जो मानव होता है ये आपका प्राणिसम पोषक कहलाता है। इसके बाद देखिए मृत जीवी पोषक किसे कहते हैं? तो मृत जीवी अपना भोजन, मृत जीवी के मतलब होता है जो सड़े गले और कार्बनिक पदार्थों से भोजन को बनाता है यानी भोजन को प्राप्त करता है। मृत जीवी अपना भोजन मृत के जीवों के शरीर की सतह से या कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन को प्राप्त करता है, उसे हम मृत जीवी पोषक कहते हैं। तो यहाँ से आपको पोषक बता दिए पोषक कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषक आपका 2 प्रकार का होता है, स्वपोषक और विषम पोषी पोषक। विषम पोषी पोषक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राणिसम पोषी पोषक, दूसरा मृत जीवी पोषक और जब पहला ये हो गया दूसरा हो गया तब हमारा तीसरा कौन सा होगा? परजीवी पोषक होगा। तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आया, और आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक बात है यहाँ पे कि परजीवी पोषण किसे कहते हैं। देखिए परजीवी पोषण किसे कहते हैं। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के, जो परजीवी होता है ये अन्य जीवों के शरीर या अंदर बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण को प्राप्त करते हैं, उसे हम परपोषी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो आपका जोक है, जोक आप देखे हैं ना, जोक या कभी कभी आप लोग अपने खेत में रोपनी करने के लिए जाते होंगे, कहीं कहीं आपने नहर आहर में देखे होंगे, जो जोकवा होता है ना एकदम मतलब उसको खींचिएगा, जितने खींचिएगा उतने बगले रहता है, और जब एक बार पकड़ लेता है तो वहां से ब्लडिंग शुरू कर देता है, वो आपका कहलाता है जोक। जैसे अमर बेल और फीता कृमि, जो कि आप हमारे ये जो फोटो लगाया गया है, ये हमारा डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो फोटो है ये किसका है, अमर बेल का फोटो है। ये अमर बेल का डायग्राम है। जो अमर बेल होता है ये आपका परजीवी पोषण कहलाता है। यहाँ से फिर आपसे कोई पूछेगा पोषी किसे कहते हैं। पोषी आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है मैट्रिक में, पोषी किसे कहते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा पोषी किसे कहते हैं, जिस जीव के शरीर से, ठीक है, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है वो पोषी कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे स्वपोषी पोषण किसे कहेंगे। देखिए पोषण का वह विधि या पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्वयं का मतलब होता है जो खुद से बनाता है, यानी जो कि खुद से संश्लेषित करता है, उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। यहाँ पे देखिए हरे पौधे कैसा पोषण होता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है स्वपोषी पोषण है हरे पौधे, सूखल पौधे एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका हरे पौधे होता है ना बबुआ, ये आपका स्वपोषी पोषण होता है। अब देखिए कुछ जैसे बैक्टीरिया वगैरह होती है, ये आपका स्वपोषी पोषण के अंतर्गत ही आता है। तो फिर आपसे एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। देखिए अब देखिए प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण का जो ग्रीक शब्द है ना, ये आपका देखिए प्रकाश संश्लेषण का आपका ग्रीक शब्द है फोटो, यानी प्रकाश और संश्लेषण। प्रकाश और संश्लेषण जिसका मतलब होता है कि एक साथ रखना, एक साथ रखना होता है, यहीं से ये लिया गया है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में डायरेक्ट क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। कन्वर्ट का मतलब बदल देती है, यानी प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ले जाकर परिवर्तित कर देती है, उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे भाग से, जैसे पत्ती हो गया या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और O2 यानी ऑक्सीजन गैस बाहर निकलते, उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, कहा जाता है या कहते हैं। ये आपसे मात्र 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसका समीकरण हम समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण देखिए, 6CO2 प्लस 6H2O, ये आपका प्लस 6CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बबुआ। अब यहाँ पे देखो 6 जो होता है H2O होता है, H2O का मतलब होता है, H2O का मतलब क्या होता है बता सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि H2O का मतलब क्या होता है। तो हम आपको बताते हैं H2O का मतलब होता है जल। और इसके बाद जो लाइट है, लाइट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रकाश, इसको हम लोग बोलते हैं बाटा में क्लोरोफिल। ठीक है,
और इसके बाद यहाँ से सूत्र बनेगा ग्लूकोज का C6H12O6 प्लस 6O2। अब यहाँ से जो ये समीकरण है ये पूर्ण रूप से आपका संतुलित हो चुका है। प्रकाश संश्लेषण के लिए रासायनिक समीकरण को बताए तो आपको यही बताना होगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस क्लोरोफिल बटा में प्रकाश बटा में क्लोरोफिल, इसके बाद ग्लूकोज बता देना और इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन बता देना। यहाँ से आपका 2 नंबर फिक्स है कि मिल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है आपका पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है इसके लिए हम निम्नलिखित रासायनिक समीकरण ले सकते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, वो कच्ची सामग्री क्या है, देखिए थोड़ा सा हमको डिस्टर्ब हो रही है ताकि यहाँ पे जो हमारा जो बोर्ड देख रहे हैं डिजिटल बोर्ड, इस पे थोड़ा माछी और मच्छर लग रही है जिसके कारण बस थोड़ा हम डिस्टर्बेंस में आ जा रहे हैं। ठीक है, हम आगे से प्रयास करेंगे जो आपका जो वीडियो शूट हो, वीडियो शूट करते वक्त ये सब सिस्टम आप लोगों के बीच में नहीं आएगा। तो चलिए हम फिर आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या होता है। सबसे पहले आपको सूर्य का प्रकाश जरूरत है, इसके बाद क्लोरोफिल ले लीजिएगा और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और इसके साथ साथ आप स्थलीय पौधे इस वायुमंडल से आप जाकर सीधे डायरेक्टली प्राप्त करते हैं। और इसके बाद यहाँ से आप ले सकते हैं जल, इसके बाद स्थलीय पौधे ले सकते हैं। जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो आइए हम आपको अगले पृष्ठ की ओर लेकर चलते हैं। अगला हम अपने PDF की ओर लेकर चलते हैं, अगला टॉपिक और लेकर चलते हैं। तो आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए और इसको डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 62079321 और 18, इस पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, हमारा जो बैच है ये ऑनलाइन से लेकर ये आपका ऑफलाइन तक ही चलता है। ऑनलाइन का भी व्यवस्था है और ऑफलाइन का भी व्यवस्था है। ये आपका 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, यानी 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक, और प्लस में आपको यहाँ पर कॉम्पिटिशन से लेकर कॉम्पिटेटिव तक इस बैच में आपको पढ़ाई जाएगी। ये आप लोग रीजनिंग हमारे निशांत सर के साथ पढ़ना न भूलिएगा, वो आपको इसी चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम अगला टॉपिक में बात करते हैं और इस पे हम छोटा छोटा ब्रेक लेते रहेंगे, आप लोगों से फिर बात करते रहेंगे। देखिए तो यहाँ पे हमारा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली निम्नलिखित घटनाएं वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली निम्नलिखित घटनाएं। पहला जो होता है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को डायरेक्टली अवशोषित करता है, और इसके बाद प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में डायरेक्टली ले जाकर अपघटन कर देता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में डायरेक्ट अपचयन करेगा। ये आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली निम्नलिखित घटनाएं थी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक नोट थोड़ा देख लीजिए, तो जो क्लोरोप्लास्ट में पगहरित यानी क्लोरोफिल उपस्थित होता है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा जो पत्तियों का रंग होता है ये हरा क्यों होता है, तो पत्तियों का रंग हरा ये आपका क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और ये अधिकांशतः पत्तियों में डायरेक्टली पाई जाती है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है ये बाहरी झिल्ली है, ये इसको हम लोग एस्ट्रोमा बोलते हैं और इसको हम लोग ग्रेना बोल सकते हैं, और इसको हम लोग आंतरिक झिल्ली बोल सकते हैं, इसको एस्ट्रोमा पार्टलिका बोल सकते हैं और इसको थाइलेकोइड बोल सकते हैं। तो अब देखिए आगे देखिए आपसे पूछा जाए रंध्र, यानी भाई साहब रंध्र क्या है, तो ये रंध्र क्या होता है, यानी पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें हम रंध्र कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में ऑस्टोमाटा का नाम से जानते हैं।
ये आप लोग रंध्र नहीं जानते होंगे तो स्टोमाटा जरूर जानते होंगे। पत्ती की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में उपस्थित होता है। रंध्र का खुलना तथा बंद होना रक्षक कोशिकाओं के स्थिति पर डायरेक्टली निर्भर करता है, डायरेक्टली डिपेंड रहता है। जब ये कोशिका स्फीत होती है तो रंध्र डायरेक्टली खुल जाता है, यानी खुला रहता है, और जब ये शिथिल होती है तो रंध्र डायरेक्टली जो है वो बंद हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये और ये डायरेक्टली ये द्वार कोशिकाएं हैं, और ये जो आप देख रहे हैं बीच वाला भाग, इसको हम लोग रंध्र बोल सकते हैं। इसको आप जो देख रहे हैं ये आपका हरित लवक होते हैं, जो अधिकतर पत्तियों के अधिकांश के तौर पे पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो रंध्र के जो कार्य होता है, यानी जो स्टोमाटा का कार्य होता है, स्टोमाटा का कार्य क्या करता है, यानी एक नंबर में देखिए जो रंध्र है वो प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के दौरान, जो रंध्र है प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान डायरेक्टली क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, यानी सहायक होते हैं, यानी मदद करते हैं। अब देखिए वाष्पोत्सर्जन के दौरान जलवाष्प रंध्र से होकर बाहर की ओर डायरेक्टली निकल जाती है। तो आगे आता है आपका अमीबा में पोषण। देखिए अमीबा जो होता है यह एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है जो भोजन ग्रहण करने के लिए प्रबंध का निर्माण करता है, जिसे पदार्थ या कुटपाद कहते हैं। इसके बाद देखिए जिससे वह भोजन को पकड़ता है एवं खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है, जिसमें उपस्थित एंजाइम भोजन को पचाते हैं। जो व्यर्थ पदार्थ है उसे कोशिका झिल्ली द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब एक नंबर में पूछा जाएगा जो अमीबा है ये कैसा जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा का भोजन का पाचन कहाँ पे होता है, तो अमीबा का भोजन का पाचन भोजन रसधानी में होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका पाचन होता है ये पाचन किसे कहते हैं, पाचन किसे कहते हैं, 2 नंबर में पूछा जाएगा। इससे पहले हम अमीबा पे बात किए थे। देखिए अमीबा का जो ये बीच वाला भाग देख रहे हैं ना, ये ब्लैक कलर का, ये इसका केंद्र कहलाता है, और ये जो अमीबा यहाँ से डायरेक्टली भोजन करेगा ये इसका खाद्य कहलाता है। अब देखिए अमीबा का जो ये है ना, इसको हम पदार्थ या कुटपाद बोल सकते हैं। यहाँ से अमीबा डायरेक्टली अपना पोषण के अंतर्गत करते रहता है। अब देखिए पाचन किसे कहते हैं, आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा। यानी भोजन के जटिल अणुओं को एंजाइम की मदद से, भोजन के जटिल अणुओं को एंजाइम की मदद से सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को डायरेक्टली हम पाचन बोल सकते हैं। इसके बाद एंजाइम किसे कहते हैं, वे जैव उत्प्रेरक जिनका उपयोग जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए जो उपयोग करते हैं उन्हें हम एंजाइम कहते हैं या एंजाइम कहा जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए यानी पाचन में मुख्य रूप से जटिल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा को सरल पदार्थों में डायरेक्टली हम यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। जैसा कि जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है, प्रोटीन से अमीनो अम्ल बनता है तथा वसा के पूर्ण पाचन से वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का डायरेक्टली यहाँ से निर्माण होता है। ये सब चीज आपको क्लास में बता दिया गया है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता आप हमारे अगले वाले क्लास में पूछ सकते हैं। तो आइए हम बात करने वाले हैं मनुष्य में जो पाचन होता है। देखिए मनुष्य में पोषण प्रणाली संभोजी विधि के द्वारा होता है, जिसमें निम्न प्रक्रिया क्या है, मनुष्य का पाचक तंत्र। ये क्या है, मनुष्य का पाचक तंत्र। तो अब यहाँ पे देखिए कि मनुष्य का पाचक तंत्र क्या होता है भाई साहब। तो मानव के पाचन तंत्र में एक आहार नाल और एक सहयोगी ग्रंथियां होती है। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली बात करेंगे कि यहाँ पे जो आहार नाल होता है ये आहार नाल क्या होता है। आहार नाल के जो लगभग लंबाई होता है ये 9 मीटर तक होती है। आहार नाल लगभग 9 मीटर लंबी नाली है जो मुंह से लेकर मलाशय, यानी जो मुंह से लेकर मलाशय गुद्दा तक विस्तृत है। देखिए आहार नाल जो हमारे ये देख रहे हैं ये हमारे डायरेक्टली क्या एक ये आहार नाल है। ठीक है, ऐसे जो होता है ये आपका आहार नाल है। इसकी लंबाई मनुष्य में कितनी होती है, 9 मीटर। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 9 मीटर होती है। ठीक है, जो मुख से लेकर या आपका मल द्वार के गुद्दे के अंत तक विस्तृत रूप से फैली हुई है।
यह एक सतत लंबी नलिका है जिसमें भोजन मुंह में प्रविष्ट होने के पश्चात ग्रासनली, आमाशय, क्षुद्रांत्र, बृहद्रांत्र, मलाशय और गुदा नामक अवयव में होता हुआ गोदा द्वार के मल के रूप में डायरेक्टली बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सहयोगी जो ग्रंथियां होती है, सहयोगी ग्रंथियों में कौन कौन सा होता है, तो भाई साहब देखिए लार ग्रंथि है, जठर ग्रंथि है, लीवर है जिसको हम लोग यकृत बोलते हैं, अग्न्याशय है और यहाँ पे आंत की ग्रंथि है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही तो पढ़ेंगे मानव का पाचक तंत्र। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को अवश्य शेयर करें ताकि वहां से जो लोग न पढ़े इस चैप्टर को डायरेक्टली के रूप में कंप्लीट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।